दस्तकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल ये कि क्या यूपी में महाजीत के पीछे बीजेपी ने जो दिमाग लगाया, जो फॉर्मूला आजमाया, वो गुजरात में भी महाजीत दिलाएगा या गुजरात में राहुल की टीम का होमवर्क पूरा है और उसने बीजेपी के इन फॉर्मूले की काट ढूंढ रखी है। इसे समझने के लिए हम आपको उन फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल बीजेपी ने यूपी में किया और इसके अलावा आपको उस खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि सोमनाथ में जो राहुल के धर्म को लेकर धर्म संकट वाली हालत हुई, उसके पीछे कांग्रेस के एक बड़े नेता का हाथ है। ये दावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो ये विभीषण है कौन? इस पूरी खबर की चर्चा से पहले देखिए यूपी में महाजीत का गुजरात पर कितना और कैसा असर हो सकता है। योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली जीत के बाद की हैं। ढोल, मंजीरा, पटाखा, गुलाल सब उड़े। 9 महीने बाद ही इतनी बड़ी जीत पर ऐसा जश्न नहीं मनेगा तो कब मनेगा? उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे वैसे कहने के लिए स्थानीय मुद्दों पर लड़ेगा, लेकिन ये खुद योगी, उन्हें बढ़ाने वाला संघ और पोस्ट जीएसटी में बीजेपी यानी मोदी शाह की जोड़ी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह था और बीजेपी को इस टेस्ट में डिस्टिंक्शन मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की विजन और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी की रणनीतिक जो कुशलता है। सवाल इस बात का है कि कैसे बीजेपी जीतती चली गई और कांग्रेस के नीचे जो जीरो था वो लगातार बना रहा। अमेठी में भी कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस की भद पिट गई। बीजेपी ने आखिर कैसे अपने उस रिजल्ट को बरकरार रखा जो उसे इससे पहले विधानसभा चुनाव में मिला था और उससे भी पहले लोकसभा चुनाव में। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी को निकाय में भी इतनी बड़ी जीत मिली कैसे? क्योंकि कई विश्लेषक तो कह रहे थे कि यूपी का योगी सरकार से मोह भंग होना शुरू हो गया है। फिर क्या हुआ कि विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया। दरअसल यही बीजेपी का गुप्त फॉर्मूला है जिसे वो गुजरात में भी आखिरी सप्ताह में अंजाम देने वाली है। अब देखिए कि यूपी में बीजेपी ने किया क्या। परिक्रमा उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, हर सीट की प्लानिंग की, जीत की आस को जीत में बदला, जातिगत समीकरण में नई रिसर्च की। इन 4 चीजों में बीजेपी की जीत के लिए विरोधियों के लिए चक्रव्यूह का काम किया जिसमें वो बुरी तरह फंस गए, उलझ गए। अब जरा समझिए, परिक्रमा उम्मीदवार से क्या मतलब है? मतलब वो उम्मीदवार जिनकी पैरवी सांसद, विधायक, मंत्री करते हैं, उन्हें बीजेपी ने ज्यादातर टिकट नहीं दी। बदले में उन लोगों को तरजीह दी गई जो लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे, यानी जिनका जमीनी आधार है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट के बंटवारे में हो या चुनाव के संचालन में हो, कार्यक्रमों में हो, वो बहुत प्लान्ड वे में हम लोगों ने काम किया कि किस तरीके से प्रबंधन हो। बीजेपी की जीत में दूसरा नंबर हर सीट की प्लानिंग का है, जो फॉर्मूला पुराना है। लेकिन इस बार इसमें नया ये हुआ कि वार्ड जीतने की प्लानिंग भी लखनऊ में हुई और वार्ड की समस्या को भी घोषणा पत्र की तरह एक ड्राफ्ट का रूप दिया गया। इसके बाद जहां से भी जीत की आस थी उसे जीत में बदलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। खुद योगी नुक्कड़ सभाएं करने उतर गए। सिर्फ लखनऊ में उन्होंने 6 ऐसी सभाएं की। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, पार्टी ने तराजू के दोनों पड़लों को बैलेंस किया। कैंपेन के दौरान अपने साइलेंट और कैडर वोटरों को गोलबंद करने के लिए एग्रेसिव हिंदुत्व के मुद्दे को जगाए रखा। अयोध्या में रामलीला भी इसी का ही एक हिस्सा थी। इसके अलावा पार्टी ने मोदी की छवि को चमकाए रखा। योगी फ्रंट पर आए। कानून व्यवस्था जो सीधे लोगों से जुड़ा मुद्दा था, उसे लेकर वो बयान दिया गया जो लोगों को भाता है। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन लग चुके हैं। हम लोग 4 से 1 बार 2 बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में देने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी।
इसके अलावा पूरे कैंपेन में बीजेपी ने सिर्फ अपनी बात रखी। उसने विरोधियों पर व्यक्तिगत और तीखा हमला नहीं किया। अखिलेश माया पर वार नहीं हुए। सिर्फ बीजेपी क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, कब तक करेगी, ये बातें। अब गुजरात में बीजेपी यूपी के फॉर्मूले पर काम करेगी, जहां जिस सीट पर 10% तक जीतने की संभावनाएं हो, वहां पर भी जी जान लगा देगी। गुजरात में ऐसी सीटें 65 के करीब, मतलब 1/3, और यहाँ बीजेपी की जीत की संभावना 10% नहीं बल्कि 50% के आसपास। कैंपेन के आखिरी समय में बीजेपी यहाँ अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जान लगा देगी। कुछ दिनों पहले खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवारों को बैठने के लिए कहना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन गुजरात में दिक्कत ये है कि यहाँ कांग्रेस की रिसर्च टीम भी कैंपेन में साम दाम दंड भेद लगा रही है। गुजरात चुनाव को बेहद करीब से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार विद्युत जोशी क्या कहते हैं, जरा उसे सुनिए। विपिन क्या कहते हैं वो आपको सुनवाएंगे। उससे पहले ये देखिए कि कांग्रेस के लिए गुजरात में मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। सोमनाथ में राहुल के धर्म संकट को लेकर अब नई बात सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता की भूमिका है इस पूरे विवाद के पीछे, क्योंकि मनोज त्यागी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और एंट्री रजिस्टर पर जिनके दस्तखत हैं, सिर्फ उन्हीं के कहने पर इतनी बड़ी बात हो गई हो, ये कांग्रेस के थिंक टैंक को पच नहीं रहा। खबर है कि जिस बड़े कांग्रेसी नेता का नाम सामने आ रहा है वो आखिरी वक्त में बीजेपी की तरफ पाला बदलने वाले हैं। अगर पार्टी का अंदेशा सही निकलता है तो इस नेता को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। वैसे अभी तक कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। तो स्क्रीन पर आपके वो तस्वीर है जिस एंट्री रजिस्टर पर विवाद खड़ा हुआ। राहुल गांधी हिंदू हैं नहीं है, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। लेकिन कांग्रेस को यह लग रहा है, कांग्रेस थिंक टैंक को लग रहा है कि ये कांग्रेस के ही किसी बड़े नेता ने करवाया है और वो बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं। गुजरात का किला बचाने में जुटी बीजेपी को आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खुशखबरी मिली। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अमेठी में भी कांग्रेस अपनी साख न बचा सकी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जो कांग्रेस अमेठी नहीं बचा सकती वो गुजरात में जीत का परचम कैसे लहराएगी। अमेठी नगर पंचायत बीजेपी जीती, जबकि मुसाफिरखाना नगर पंचायत से निर्दलीय कैंडिडेट पुरुषोत्तम दास जीते। नगर पंचायत में कांग्रेस ने अपने सिंबल पर कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए। प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया और अमेठी में भी उनका बिल्कुल सफाया हो गया है, तो सुपड़ा साफ हो गया है। अमेठी में कांग्रेस की बड़ी हार ने बीजेपी को जीत के साथ साथ कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा हथियार भी दे दिया। राहुल गांधी गुजरात मॉडल पर सवाल उठा रहे थे, लिहाजा बीजेपी ने लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक नतीजों की बिना पर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी बीजेपी अमेठी को लेकर जो तंज कांग्रेस पर कस रही है वो अपनी जगह, लेकिन यूपी निकाय चुनाव के नतीजे केंद्र सरकार की उन नीतियों पर मुहर जरूर लगाते हैं जिन्हें लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता रहा। मसलन नोटबंदी के मुद्दे पर यूपी की जनता ने मुहर लगाई, जीएसटी को यूपी की जनता ने कबूल किया। यूपी को अब भी मोदी और योगी पसंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर नोटबंदी और जीएसटी पर विपक्ष के आरोप यूपी में नहीं चले तो क्या गुजरात में चलेंगे? गुजरात में बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि गुजरात की प्रजा व्यापारी प्रजा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने विरोध नहीं किया है, किसी ने विरोध नहीं किया है। नोटबंदी का सबसे ज्यादा विरोध या जीएसटी का सबसे ज्यादा विरोध कहां से आया? सूरत से आया। सूरत व्यापारी शहर है। बंबई से आया, बंबई व्यापारी शहर है। तो जहां जहां व्यापारी प्रजा है वो विरोध करेगी। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हार से कांग्रेस की टेंशन बढ़ेगी तो जीत से बीजेपी और आक्रामक होकर गुजरात में कांग्रेस को घेरेगी। आरोप लगाओ।
मसलन आने वाले दिनों में गुजरात में मोदी के साथ साथ योगी का असर पूरा दिखाई पड़ेगा। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी के साथ अहमदाबाद से अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज लगातार गुजरात के अलग अलग जिलों में जाकर आम लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा वडोदरा के बस स्टैंड पहुंचे। हमने वडोदरा में जनता का सियासी मूड समझने के लिए बस स्टैंड ही क्यों चुना और वडोदरा की जनता गुजरात चुनाव को लेकर क्या सोचती है वो आपको दिखाते हैं। लगभग पूरा गुजरात इस वक्त मोदी की गर्जना और राहुल के तेवर में उलझा हुआ है और हम अहमदाबाद से निकले हैं और वडोदरा पहुंच रहे हैं। वॉल्वो बस है और अभी फिलहाल ज्यादा लोग इस बस में नहीं, लेकिन सबके पास अपना व्यू है, सबके पास अपनी बातें हैं। शुरुआत हम उनसे करते हैं जो अब उतरने ही वाली हैं। चलिए उनसे पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? जी संगीता महाडिक। संगीता जी, इश्यूज क्या हैं इस बार गुजरात में? गुजरात में इश्यूज तो कोई है नहीं, जितने राहुल जी बता रहे उतने। वैसे तो मोदी जी सारे इश्यूज कवर ही कर रहे हैं और करेंगे। क्या लगता है कि इस बार मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, ओनली मोदी जी आएंगे गुजरात में, भाजपा ही आएगा। 12 साल मोदी 2014 और उसके बाद 3 साल बीजेपी, इसमें कौन सा फैक्टर वोट देते वक्त आपके दिमाग में रहेगा? अभी तो यहाँ तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना बोले तो हर एक इंसान के जेब के ऊपर बहुत मुश्किल काम आ रही है और ये जो झूठे जो बातें करते हैं वो बातें करने से उन्होंने अच्छा काम करना चाहिए, भले थोड़ा महंगा हो लेकिन काम करना चाहिए, बस बातें नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि पटेल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा? बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आराम। पटेल को वाकई आरक्षण की जरूरत है? आरक्षण की जरूरत है क्या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये इलेक्शन में पटेल फैक्टर बहुत इनके ऊपर प्रभाव डालेगा। आप यहीं उतर रहे हैं, अपनी राय बताते चले कि किसका जोर है? बीजेपी है। सीटें कम आएगी लेकिन बीजेपी आएगी। लेकिन बीजेपी आएगी। आप भी निकल रही हैं, बच्चे के साथ हैं। महिलाओं को लेकर आपको क्या लगता है, गुजरात में काम हुआ है? हाँ, क्यों नहीं हुआ है, मोदी ने बहुत अच्छा किया है। हम वाल्वो में जा रहे हैं अभी। बीजेपी ने अच्छा काम किया है, मोदी ने किया? दोनों ने। हाँ। चलिए हम समझ रहे हैं। और आप लड़कियों के लिए क्या गुजरात सेफ? हाँ, गुजरात सेफ है उसके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसको वोट दें तो किस बात पर वोट देंगी? और एक्चुअली सेफ्टी के बाद में और थोड़ी जो हमारे यहाँ स्वच्छता बढ़ रही है उसके लिए। बहुत बढ़िया, साफ सफाई की बात की है। पिछले कुछ दिनों में तमाम चीजें हुई, नोट चेंज हुए हैं और जीएसटी के तमाम इफेक्ट आए हैं। क्या घर पर असर पड़ा है? देखो, कोई भी चीज में बदलाव आए तो सभी जगह उसका असर पड़ता है, घर पे भी पड़ता है, पर अच्छी तरह से मैनेज करने से सब अच्छा हो जाता है। मोदी जी ने जो ये नोट चेंज करवाया वगैरह, तो जो लोग इतना उहापोह करते हैं उसकी बजाय उसके साथ मिलजुल के चले तो सब अच्छा ही होता है। हर एक की अपनी राय है और हर एक अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र भी है। यहाँ पर हमारी राय कहीं नहीं है, सबने अपनी राय, अपना अनुभव यहाँ पर साझा किया है। एक इशारा मिलता है कि गुजरात में क्या हो सकता है और क्या दिखाई पड़ रहा है। वॉल्वो बस में अहमदाबाद से वडोदरा के रास्ते में हम हैं। बहुत जल्द वडोदरा पहुंच जाएंगे और वहां के भी हाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बस के सवार यात्रियों से आपने हाल जाना कि यहाँ पर हवा किसकी है। वडोदरा बस स्टैंड पर इस वक्त लोगों की जांच चल रही है, जो भी अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर आकर हमें भी पता चला कि ये एक बेहतरीन बस स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस बहाने हम दर्शकों से बात भी करेंगे कि क्या चल रहा है। लेकिन पहले इस बस स्टैंड को देख लीजिए, एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक मॉल की तरह इसको लुक दिया हुआ है। और आसपास आप जहाँ देखें वहां पर आपको ईटिंग जॉइंट्स, खाने की दुकानें मिलेंगी, बाकी दूसरी दुकानें जो कि यहाँ के तमाम चीजों को प्रमोट करती हुई और एक तरीके से सेल का या बिजनेस का एक अच्छा मार्ग, एक साधन उपलब्ध कराती हुई। इस पूरी जगह को देखिए, साफ सुथरी जगह है और तमाम चीजें मिलेंगी यहाँ पर आपको। दुकानें कन्फेक्शनरी की मिलेंगी, दुकानें कपड़ों की मिलेंगी, एप्पल्स की मिलेंगी और दूसरी तमाम दुकानें यहाँ पर मौजूद है। एक बेहतरीन जगह, साफ सुथरी जगह। लुक इसका ऐसा है जैसे कि हम किसी छोटे एयरपोर्ट पर आकर खड़े हो गए हो।
लोगों से बात करते हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है, क्योंकि बस स्टैंड पर हैं तमाम लोग आते जाते रहते हैं। चलिए लोगों से, नाम क्या है सर आपका? ब्रिजेंद्र पांडे। कहाँ के रहने वाले पांडे जी? यूपी से। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ अहमदाबाद। अहमदाबाद में जी। वोटर यहीं के हैं? वोटर यहीं के। वोटर यहीं जी जी। तो क्या होने वाला है गुजरात में? गुजरात में भी काम कर रहे हैं। इन्होंने तो बीजेपी की तरफ सिग्नल कर दिया। पूरे बस स्टैंड पर अगर हम घूम घूम के देखना चाहें तो हमें बस स्टैंड की जो हमारी झलक है, जो छवि है हमारे दिमाग में, वो कहीं से नहीं दिखती। एक बेहतरीन जगह, एक मॉल की जरूर दिखती है। वडोदरा का बस स्टैंड अपने आप में इस कदर खास है कि यहाँ पर आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि वो एयरपोर्ट पर आ गए हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो बस स्टैंड है, हम बस स्टैंड के ग्राउंड फ्लोर पर हैं और ये 5-in-1 कहा जाता है। राजीव ओम प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं यहाँ पर बताने के लिए आखिर इसको 5-in-1 क्यों कहा जाता है बस स्टैंड को, क्या क्या है इसमें? 5-in-1 इसलिए कहा जाता है सर, इसमें एक तो होटल हो गया, होटल के बाद यहाँ पर गेम जोन है, सेकंडली फर्स्ट फ्लोर पे मार्केट है, ग्राउंड फ्लोर पे मार्केट है और एक बस टर्मिनल है जो कि 1 से 10 से 20 नंबर प्लेटफॉर्म है। रोज 2000 से ज्यादा बसों का अप एंड डाउन चलता रहता है यहाँ पर। तो ये 4-in-1 मतलब कि अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो टॉप 10 बस टर्मिनल में सबसे नंबर 1 टर्मिनल आपको यही दिखाई देगा। टॉप 10 बस टर्मिनल में सबसे नंबर 1 टर्मिनल ये दिखाई पड़ेगा और वैसा दिखाई भी यहाँ पर पड़ता है। तो इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर हैं बड़ौदा बस स्टैंड के और तमाम चीजों के बीच, यानी यहाँ पर सिनेमा हॉल है, फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, बस स्टैंड है, तमाम चीजें उसके साथ यहाँ पर ये भी है। और ये शायद सुविधा और कहीं नहीं है, यानी एक परफेक्ट जिम है जहां पर लोग आकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको कुछ कीमत जरूर अदा करनी होगी, लेकिन ये सुविधाएं यहाँ हैं जो कि जरूरी है। एक वेल बैलेंस जिम है जिसमें तमाम मशीनें हैं जो कि एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी होती हैं। एक अलग चीज है बड़ौदा बस स्टैंड पे। चलिए आगे चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। क्या जगह है? डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री कितना चार्ज है इसका? 350 24 आवर्स पर पर्सन मतलब लेडीज एंड जेंट्स सारे लोग हैं क्या अभी यहाँ पर? हैं। ये देखिए इस तरफ लेडीज की डॉर्मेट्री है। यहाँ अगर महिलाएं रुकना चाहें तो 350 रुपए में तो बस स्टैंड पर जैसे बसें आती जाती रहती हैं, वैसे ही राजनीति में सरकारें आती हैं जाती हैं, नेता आते हैं और जाते हैं। इस बार देखना है कि जनता किसके साथ होगी और किसको लेकर आएगी गुजरात में सरकार चलाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।